हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा आज हम क्या रिवाइज करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का लेक्चर फोर्थ। आपको याद होगा बेटा लेक्चर फोर्थ में हमने आपको क्या पढ़ाया था, रीएब्जॉर्प्शन और बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में हमने जिक्र करा था, जो कि आपका यूरिन फॉर्मेशन का पार्ट है। तो आपको याद होगा बेटा हमने आपको जो है रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले से शुरू करा था और आपका एंड करा था ये लेक्चर किसके ऊपर, ट्यूबुलर सीक्रेशन के साथ। यानी कि हमने यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया था इस लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो वही सब हम आज यहाँ पर रैपिडली रिवाइज करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप बेटा अपनी तरफ से प्रॉपर एफर्ट लगा रहे होंगे, आप रिवीजन बेहतरीन कर रहे होंगे। तो बेटा लेक्चर शुरू करें आज का। तो एक बार मैं स्लाइड निकाल लेता हूँ, रुकिए जरा। ये स्लाइड कहाँ पर गई, अरे चलिए आइए ये लीजिए बेटा आपकी स्लाइड। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं जो लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन होता है वो बेटा होता है मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बेटा दो लिंब होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के भी दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है बेटा थिन वाला पार्ट, एक होता है थिक वाला पार्ट। अब जो बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसकी एक खासियत है कि भैया वो परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए, और इम्परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जबकि जो बेटा आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो आपकी परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और इम्परमिएबल है बेटा वाटर के लिए। तो देखो जैसे ही डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बेटा आपका फिल्ट्रेट एंटर करता है तो उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 300। अब देखो जैसे ही बेटा हम टॉप टू बॉटम जाएंगे किस में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो आप एक चीज देखोगे कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल है वाटर के लिए। तो इससे क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। वाटर बेटा इससे निकाल के कहाँ डाला जाएगा, आपके वासा रेक्टा में। आप जानते हो बेटा यू शेप वासा रेक्टा प्रेजेंट है, जो कि क्या है, एक ब्लड वेसल है बेटा किसके अराउंड, लूप ऑफ हेनले के अराउंड। ठीक है, अब देखो बेटा फिल्ट्रेट टॉप टू बॉटम मूव करना शुरू करेगा किसमें, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो देखो टॉप टू बॉटम आते आते बेटा वाटर छोड़ता जाएगा, वाटर छोड़ता जाएगा। और जब वाटर निकलता जा रहा है दैट मीन सॉल्वेंट कम हो रहा है। सॉल्वेंट कम हो रहा है तो क्या ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, तो देखो ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई 300 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, 1000 से 1200। यानी कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बेटा जब आप नीचे की तरफ मूव करते हो यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हो तो आपकी बेटा जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 से 1200 तक पहुंच जाती है। समझ गए बेटा। और हमने बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले से क्या रीअब्जॉर्ब कर लिया, आपका वाटर। अब ये बेटा असेंडिंग लूप ऑफ एनले में पहुंचता है यही फिल्ट्रेट। जब ये असेंडिंग लूप ऑफ एनले में जाता है तो मुझे पता है असेंडिंग लूप ऑफ एनले बेटा परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और इम्परमिएबल है वाटर के लिए। अब बेटा क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है तो इलेक्ट्रोलाइट्स ही इससे निकाले जाएंगे यानी कि रीअब्जॉर्ब करे जाएंगे। तो देखो बेटा जैसे ही हम बॉटम टू टॉप जाते हैं किसमें, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो बेटा आप देखते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स इससे निकाले जा रहे हैं। देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहा है थिन से निकाला, फिर थिक वाले पार्ट से रीअब्जॉर्ब करा। तो देखो बेटा अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्यूट आपका निकलता जा रहा है तो क्या असर पड़ेगा इस ऑस्मोलैरिटी पे, कम होगी बेटा। तो जो 1200 पे थी वो 1000 पे गई, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400 और 400 से 300। यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आप बॉटम से जब टॉप जाते हो यानी कि अपवर्ड्स मूव करते हो तो बेटा आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों करती है, क्योंकि आपका बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते जा रहे हैं इसलिए ऑस्मोलैरिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब देखो बेटा थिन और थिक दोनों पार्ट से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लिए गए थे, बिल्कुल लिए गए। तो जो थिन वाले से बेटा रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली होता है यानी कि कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, जबकि थिक वाले से रीअब्जॉर्ब करने में बेटा एनर्जी खर्च होती है। तो आपको समझ में आ गया बेटा रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हमने बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले से वाटर को रीअब्जॉर्ब करा और असेंडिंग लूप ऑफ एनले से बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब करा। आपको समझ में आ गया, यही वाली बात मैंने बेटा आपके आगे लिखी है। तो देखो बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में अगर कोई टिश्यू पूछे आपकी किससे मिलकर बनी है, तो बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है। परमिएबल किसके लिए होती है, वाटर के लिए। इम्परमिएबल किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे जैसे फिल्ट्रेट बेटा मूव करता है नीचे की तरफ तो कंसंट्रेशन बढ़ती है। क्यों बढ़ रही है कंसंट्रेशन, क्योंकि वाटर के लिए परमिएबल है और वाटर निकलता जा रहा है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता जा रहा है। और जैसे जैसे बेटा आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है दैट मीन्स ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है बेटा, और इसी कंडीशन को कहा जाता है बेटा आपके हाइपरटोनिक। बेटा आपको याद होगा पीसीटी में आइसोटोनिक था यानी कि सेम थी 300 से 300, बट डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बेटा 300 से 1200 तक पहुंच जाती है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। इसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक, यानी कि सॉल्वेंट कम सॉल्यूट ज्यादा। ठीक है, अब देखो बच्चों इससे आगे हम बात करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है बेटा, ये दो पार्ट से मिलकर बनी है, थिन और थिक। जो थिन वाला पार्ट होता है बेटा वो मिलकर बना है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से, थिक वाला पार्ट मिलकर बना है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इम्परमिएबल किसके लिए, वाटर के लिए। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है तो इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब करा जाएगा, यानी कि फिल्ट्रेट जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा तो बेटा वो डाइल्यूट होता जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते जा रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन कम हो रही है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है। तो बेटा ऐसी कंडीशन को कहते हैं हाइपोटोनिक, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्यूट कम है। तो ऐसी कंडीशन को बच्चों क्या कहा जाता है, तो ऐसी कंडीशन को बच्चों आपके कहा जाता है क्या, आपके कहा जाता है बेटा आपकी हाइपोटोनिक कंडीशन। आपको समझ में आ गई बेटा हाइपोटोनिक कंडीशन। तो देखो इसके अलावा बेटा जब आप देखते हो थिन और थिक पार्ट से दोनों से रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो थिन वाले पार्ट से होता है बेटा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, जबकि थिक वाले पार्ट से होता है बेटा आपका कैसा, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो बेटा आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए, पता नहीं अभी यार कुछ हो गया था फिंगर पर तब देख रहा था, आइए देखिए। अब देखो बेटा इसके बाद हम बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी से। तो बेटा जो डीसीटी होती है वो आप किसके मिलके बनी है, पहले तो ये जानो बेटा, ये मिलके बनी है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से। और यहाँ पर ऐसा नहीं है रीअब्जॉर्प्शन होगा ही होगा, यहाँ पे बेटा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर बॉडी को जरूरत है वाटर को बचाने की तो बेटा वो जो है आपका रीअब्जॉर्प्शन करेगी। ठीक है, अभी रीअब्जॉर्प्शन किस किस का करती है, एक तो वाटर का करती है बेटा जो कि होता है आपका पैसिवली, दूसरा करती है बेटा सोडियम का जो कि होता है बेटा एक्टिवली। इसके अलावा बाइकार्बोनेट को भी बेटा ये क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है। कौन, आपकी डीसीटी। अब देखो बेटा ये आपको डीसीटी दिख रही है, क्या डीसीटी के अराउंड भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती है। क्या कहते हैं उनको, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब आपको दिख रहा होगा बेटा डीसीटी से एक तो NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि वही सोडियम बेटा, एक वाटर हो रहा है, एक बाइकार्बोनेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर आ जाती है आपकी दो ग्लैंड, एक तो हाइपोथैलेमस दिख रही है, एक आपको एड्रिनल ग्लैंड दिख रही है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है बेटा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज करती है, एक हार्मोन है। ये हार्मोन एक्ट करता है डीसीटी के ऊपर और डीसीटी को ये आदेश देता है कि भैया तुम सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर लो ब्लड के अंदर, किस तरीके से, एक्टिवली, यानी एनर्जी खर्च करके। अब बेटा ये जो सोडियम आपका रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर वापस से, किसकी मदद से हुआ, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की मदद से। किसने रिलीज करा, एड्रिनल ग्लैंड ने। क्यों, क्योंकि बॉडी की जरूरत थी वाटर को बचाना। अब इसको क्यों, वाटर जब कंजर्व करना था तो सोडियम क्यों लिया, क्योंकि बेटा सोडियम के पीछे पीछे भी वाटर जाता है। आपको पता होगा जहां नमक वहां पानी। ठीक है बेटा, तो सोडियम को लेने से बेटा वाटर भी इसके पीछे पैसिवली चला जाता है, इसके पीछे तो चला जाता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस भी बेटा आपके वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। देखो कैसे, हाइपोथैलेमस बेटा प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो कि आपको, जो कि बेटा यूरिन प्रोडक्शन को बहुत कम कर देता है। ठीक है, कैसे कम होगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लो बेटा, अपने आप कम यूरिन आएगा। इसका नाम होता है बेटा दूसरा वैसोप्रेसिन भी। अब होता क्या है, हाइपोथैलेमस एडीएच को बना तो देती है बट अपने पास रखती नहीं है, रखने के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेज देती है, यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास, वहां पर ये रहता है स्टोर। और समय आने पर बेटा हाइपोथैलेमस ऑर्डर करती है, यानी कि जब वाटर को कंजर्व करना है, जब हाइपोथैलेमस को बेटा वाटर कंजर्व करना है, तब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आदेश करती है कि जो मैंने तुम्हें हार्मोन दिया था रखने के लिए एडीएच, इसको छोड़ दो। ये एडीएच एक्ट करता है डीसीटी पे और वहां से बेटा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कैसे, पैसिवली। तो वाटर दो तरीके से रीअब्जॉर्ब हो गया, एक तो हाइपोथैलेमस ने करा दिया एडीएच के थ्रू, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड इनडायरेक्टली करा रही है। कैसे, पहले सोडियम रीअब्जॉर्ब कर रही है, उसके पीछे पीछे वाटर अपने आप रीअब्जॉर्ब हो रहा है। आपको समझ में आ गया। अब देखो दोनों ही तरफ ग्लैंड इन्वॉल्व है, यानी कि जब वाटर को नीड होगी तभी ये काम होगा, हर बार नहीं होगा। आपको समझ में आ गया कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्यों है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो बेटा एक कंडीशन होती है डायायूरेसिस। अब आपको समझ में आएगा उसका नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों था, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो कि आपके प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को। डायूरेसिस क्या होता है बेटा, एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन इज कॉल्ड डायूरेसिस, यानी कि इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिन मेड बाय द किडनीज एंड पास्ड फ्रॉम किडनीज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनाना और उसको बेटा अपनी बॉडी से निकालना ही कहलाता है डायूरेसिस। यानी कि जितना ज्यादा आपका यूरिन फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा बेटा वाटर का लॉस आपके होगा।
कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बेटा ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन को मदद करते हैं, जैसे कि कॉफी। तो कॉफी कैसी है बेटा, आपकी डाईयूरेटिक सब्सटेंस। एक ऐसा हार्मोन जो डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करता है उसको कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। आपको समझ में आ गया बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। तो बच्चों जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है बेटा वो सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है। होता क्या है बेटा, जो आपने एंटी डायूरेटिक हार्मोन देखा था वो सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट पे ही, आपके डीसीटी पर ही नहीं एक्ट करता, इसके कुछ रिसेप्टर्स आपके कलेक्टिंग डक्ट पर भी प्रेजेंट होते हैं। वो वहां पर जाते हैं बेटा और कलेक्टिंग डक्ट को कहते हैं भैया आपको जो है वाटर को रीएब्जॉर्ब करना होगा। कैसे रीएब्जॉर्ब करती है, पैसिवली करती है, लार्ज अमाउंट में करती है। इसके अलावा बेटा कलेक्टिंग डक्ट से कुछ अमाउंट में बेटा आपके जो है क्या करा जाता है, यूरिया को भी रीएब्जॉर्ब करा जाता है। और इसको रीअब्जॉर्ब करके बेटा कहाँ डाला जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, और क्यों डाला जाता है, जिससे कि बेटा ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कराया जा सके या फिर बढ़ाया जा सके। ठीक है, और आप पूरी कहानी जानते हो NaCl यूरिया किस तरीके से बेटा ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, तो बेटा तुम्हें दिख रही है कलेक्टिंग डक्ट। देखो डीसीटी किस में जुड़ रही है, कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट के जो बगल में आपको जो बेटा किडनी का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, पता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा मेडुला। तो इसे जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो देखो बेटा आपको दिख रहा है कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट आया वो 300 ऑस्मोलैरिटी का था, जब जो यूरिन निकल रहा है वो 1200 ऑस्मोलैरिटी का है। तो देख रहे हो किस तरीके से वाटर निकलता जा रहा है और यूरिया भी निकल रहा है। तो बेटा जो इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ था वो था 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जो यूरिन निकला है वो है बेटा आपका 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी कि 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड। इसलिए हम कहते हैं कि जो ह्यूमन किडनीज होती हैं वो बेटा लगभग 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म कर सकती हैं इनिशियल फिल्ट्रेट्स के कंपैरिजन में। आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना था बेटा, याद करो बोमेंस कैप्सूल में उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300 थी बेटा, जो पीसीटी में एंटर कर रहा था। और जो निकल रहा है यूरिन उसकी कितनी है, 1200। आपको समझ में आ गया बच्चों कि किस तरीके से किडनी आपकी वर्क करती है। फिर देखो बेटा एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि एक झूठी डायबिटीज। इसका मतलब क्या है, डायबिटीज में क्या होता है बेटा, जिस भी पेशेंट को डायबिटीज होती है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको यूरिन ज्यादा आता है। ठीक है, टॉयलेट ज्यादा आता है बेसिकली। अब होता क्या है, सपोज करो आपको टॉयलेट ज्यादा आ रहा है तो चांसेस है कि आपको डायबिटीज हो। आप चेक कराने गए तो आपको बेटा डायबिटीज तो नहीं निकली, पर यूरिन तो आपको काफी ज्यादा आता है। तो बेटा वो इंडिकेटिव हो सकता है कि आपको क्या पता डायबिटीज इंसिपिडस हो गया हो। अब से डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, तो बेटा एक होती है डायबिटीज मेलाइटस जो कि रियल डायबिटीज है एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि एक झूठी डायबिटीज। इसमें क्या होता है, अगर सपोज करो एडीएच का काम था बेटा वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। ठीक है, अगर सपोज करो एडीएच का प्रोडक्शन या तो हो ही नहीं रहा या फिर लेस अमाउंट में हो रहा है, तो आपका जो वाटर रीअब्सॉर्प्शन है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से वो नहीं हो पाएगा। और जब वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो बेटा आपको जो है यूरिन ज्यादा आएगा, ज्यादा यूरिन फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है यूरिन का जो मेजर पार्ट है वो बेटा वाटर ही तो है। समझ रहे हो, यानी कि मोर लॉस ऑफ वाटर होगा। इसी को कहते हैं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, वैसे तो बेटा मैं और बात कर सकता हूँ इसके ऊपर, बट इतना ही आप जान लो, आपके इवन सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए बेटा लेस एडीएच प्रोडक्शन की वजह से एक बीमारी होती है जिसको कहते हो डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि एक पेशेंट को बेटा टॉयलेट हद से ज्यादा आएगा। ठीक है, फिर थर्ड प्रोसेस आती है बेटा ट्यूबुलर सीक्रेशन, यानी कि अब आपने निकाल तो ली चीजें, और जब आप चीजें निकालते हो तो बेटा आयनिक और पीएच बैलेंस हिल जाता है। समझ रहे हो, तो इसी को मेंटेन करने के लिए आपको उसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा, और ये जो आप डालते हो इसको कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। और ये जो डालने की प्रोसेस होती है बेटा, ये अपने आप नहीं होती बॉडी में, ये एक्टिवली होती है, यानी कि एनर्जी खर्चनी पड़ती है इस काम के लिए। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन किस लिए होता है, टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। जैसे कि पीसीटी में डाला जाता है बेटा किसको, आपके अमोनिया को और आपके हाइड्रोजन आयन को। डीसीटी में डाला जाता है अमोनिया को, हाइड्रोजन को और पोटेशियम आयन को। ठीक है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में डाला जाता है आपके हाइड्रोजन आयन और बेटा पोटेशियम आयन को। आपको समझ में आ गया। फिर बेटा मैंने यहाँ पर ये भी लिखवाया है कि असेंडिंग लूप ऑफ एनले में आपका जो यूरिया जो बेटा आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पड़ा है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वहीं पर पड़ा रहता है। इसका थोड़ा बहुत अमाउंट जो है बेटा कहाँ डाल दिया जाता है, थिन असेंडिंग लूप ऑफ एनले में, यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ एनले के थिन पार्ट में बेटा आपकी किसको डाल दिया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को डाल दिया जाता है। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया। देखो तो बेटा ये लेक्चर जो है मैंने आपको यहीं तक पढ़ाया था। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें।
पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।